हैं बाजार की, तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार पर प्रेशर साफ नजर आया। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, सभी जगह दबाव नजर आया। बड़े बड़े स्टॉक्स धराशायी हुए। बाजार में किस तरह का एक्शन रहा पूरे हफ्ते, आखिर किस तरह से बाजार ने अपना मोमेंटम दिखाया, इन सभी पर पूरी जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी आशीषा अधवरियो जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताएं आखिर बाजार का पूरे हफ्ते का हाल किस तरह का था? जी हाँ, काफ़ी वॉलेटाइल हफ्ता रहा भारतीय बाज़ारों के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली। पूरे वीक की बात करें तो निफ्टी 50 में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। और जैसे मैंने कहा, ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस में काफ़ी गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पूरे हफ्ते के लिए 4.5% के साथ डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 5.5% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ नजर आया 1 से 1.5% की ऊंचाई के साथ। लेकिन निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था। करीब 8.5% की गिरावट इस इंडेक्स पर देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल सभी 6 से 8% की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए और निफ्टी बैंक, फार्मा, एफएमसीजी में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते हैं तो टॉप लूजर्स में एनटीपीसी का नाम है, जिसमें करीब 10% की गिरावट देखने को मिली। टाटा स्टील, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स कुछ और टॉप लूजर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स में। गेनिंग साइड पर कुछ आईटी कंपनीज के नाम है, उसमें सबसे पहले टीसीएस जो 2.5% के अपमूव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया इस हफ्ते के लिए। भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फाइनेंस और कुछ गेनर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स से। ऑल इन ऑल काफी वॉलेटाइल वीक देखने को मिला भारतीय बाजारों के लिए। शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब 5 का पंच, हमारा खास सेगमेंट जिसे लेकर जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताएं आखिर कौन से ऐसे शेयर हैं जहां एक्शन नजर आया? जी, आज दिन भर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फोकस में रही। एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स आज दबाव में थे क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 6 अप्रैल 2022 के बाद 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा कर दी है। और इसके अलावा कच्चा तेल में भी बढ़त देखने को मिली, $85 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। तो ये 2 फैक्टर्स थे जिसके चलते आज दिन भर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव था। स्पाइसजेट में आज शानदार तेजी देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर हज ऑपरेशंस के लिए कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। 2 वाइड बॉडी A340 एयरक्राफ्ट शुरू की है और इसके अलावा 10 एयरक्राफ्ट के लीज एग्रीमेंट भी कंपनी ने फाइनलाइज कर दिए हैं। अपने समर शेड्यूल से पहले कैपेसिटी एडिशन का काम यहाँ पर स्पाइसजेट की तरफ से देखने को मिला। शक्ति पंप्स की बात करें तो यहाँ पर 5% की तेजी थी। कंपनी को ऑर्डर मिला करीब 3,500 सोलार पंपिंग सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला। करीब 90 करोड़ का कुल ऑर्डर था, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन तेजी बनी हुई थी। कॉपर के प्राइसेस $9,000 प्रति टन पहुंच चुके हैं और अप्रैल 2023 की बात करें तो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो जिसके चलते हिंदुस्तान कॉपर में लगातार तेजी बनी हुई है। और आखिर में बात करते हैं केएसबी लिमिटेड की। आज ये स्टॉक में भी तेजी थी। कंपनी ने करीब 266 करोड़ का ऑर्डर मिला तमिलनाडु से और इसकी जो सप्लाई है वो चौथी तिमाही 2025 तक एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो इसके चलते आज केएसबी लिमिटेड भी सुबह से ही तेजी में था। शुक्रिया करेंगे पूजा आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में क्या निकला है बता रही है मेरी सहयोगी कविता। बिल्कुल, इंतज़ार स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों का ही था और सरकार से लेके, रेगुलेटर से लेके सभी को बहुत चिंता थी इन्फ्लोज को लेकर, जो कि हम जानते हैं कि 2,400 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो हमने स्मॉल कैप में देखा है और लगभग 1,800 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो हमने मिड कैप्स में देखा है। एक फ्रॉड बिल्डिंग या बबल को लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स भी चिंता जो है जता चुके हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अब स्कीम्स जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स जो है वो किस तरह से क्राइसिस सिचुएशन में, अगर मान लें हम कि कोई क्रैश आ जाता है मार्केट में या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है, ऐसे में जिन निवेशकों ने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स खरीद रखे हैं वो जब रिडेम्पशन करने जाएं और सब अगर एक साथ रिडेम्पशन करने जाएं तो क्या ये स्ट्रेस को फंड्स हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्या वो सक्षम है। तमाम पैरामीटर्स पर ये स्ट्रेस टेस्ट किया गया है और जो रिजल्ट निकल कर आया है वो
कुछ मायनों में चौंका देने वाला है और कुछ मायनों में एक्सपेक्टेड ही है। चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि जो हम बड़ी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम निपॉन स्मॉल कैप की बात कर लें, काफ़ी बड़ा AUM है उसका, और ऐसे में अगर हम उसके लिक्विडेट करने के दिन देखें या जो टेस्ट रिजल्ट आया है, तो 50% अगर आप अपनी होल्डिंग्स को लिक्विडेट करते हैं और 25% आप होल्डिंग को लिक्विडेट करते हैं, उस दिनों के हिसाब से जो है आपको पता चल रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। निपॉन का क्योंकि मैंने जिक्र किया है, तो देखिए यहाँ पर ये 25% उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 13 दिन में वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं और 27 दिनों में वो 50% होल्डिंग्स जो हैं वो अपनी लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके अगर हम देखें जो टॉप 5 नेम्स है जहां पर सबसे ज़्यादा समय लग रहा है और बहुत लोकप्रिय स्कीम्स है, देखिए SBI स्मॉल कैप 60 दिन लगाएगी लिक्विडेट करने में, 50% का आपका पोर्टफोलियो, उनका पोर्टफोलियो 25% के लिए 30 दिन ले रही है। कोटक स्मॉल कैप आप देखिए लगभग 33 दिन ले रही है 50% लिक्विडेट करने के लिए, 17 दिन ले रही है 25% लिक्विडेट करने के लिए। मोतीलाल ओसवाल, यूनियन और ITI स्मॉल कैप हम देख रहे हैं एक दिन के समय में लिक्विडेट करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए भी क्योंकि इनके फंड का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। ये स्मॉल कैप है, लेकिन मिड कैप में भी हम देख रहे हैं कुछ चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। मिड कैप में 30 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी को 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में, 17 दिन लग रहे हैं 25% को लिक्विडेट करने में। SBI को भी लग रहा है 24 दिन 50% लिक्विडेट करने में, 12 दिन 25% को लिक्विडेट करने में। और यहाँ पर हम ईडलवाइज की बात करें, हम ABSL की बात करें, UTI मिड कैप की बात करें, तो इन लोगों को कुछ 4 से 2 दिन लग रहे हैं 50 और 25% लिक्विडेट करने में। सो मोटा निवेशकों के लिए या हमारे और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए संदेश निकल कर जा रहा है कि इस टेस्ट रिजल्ट को आप ये मानकर ना चलें कि फंड से निकला जाए या ना निकला जाए। ये केवल रेगुलेटर की तरफ से एक टेस्ट है और ये हर 15 दिन में होने वाला है। वैसे हर 15 दिन में जो है ये टेस्ट लिया जाएगा, स्ट्रेस टेस्ट लिया जाएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक किए जाएंगे। एम्फी की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी डेटा होगा और आपके जो फंड हाउस है उनकी वेबसाइट पर भी ये डेटा होगा, जहाँ पर आप जाके स्ट्रेस रिजल्ट्स देख सकते हैं। बस टेस्ट रिजल्ट्स का मतलब आपके लिए, आम निवेशक के लिए केवल इतना ही है कि अगर क्राइसिस या क्रैश की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपका फंड कितने दिन लगाएगा आपको पैसा वापस दिलाने में। तो अगर वो 25 या 50% को मान लीजिए 4 या 6 दिन में लिक्विडेट कर रहे हैं तो आपके पास आने में थोड़ा सा और ज़्यादा समय लग सकता है। सिर्फ ये क्राइसिस सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस टेस्ट किया गया है, फंड से निकले या ना निकले इसके तर्ज पर आपको ये निर्णय नहीं करना है। तो ये था स्ट्रेस टेस्ट। बात करें स्मॉल और मिड कैप का, और इन सब के बीच में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती लागू होने के बाद क्या आगे भी कटौती संभव है? इंडियन ऑयल के चेयरमैन ने इसका क्या जवाब दिया और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कीमतों की कटौती पर क्या कहा है, इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, लंबे अंतराल के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो कटौती हुई है इसके 2 मायने हैं और इस मसले पर हमने पेट्रोलियम मंत्रालय और IOC चेयरमैन से भी कुछ सवाल पूछे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट किया जब हमने उनसे पूछा कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में और कटौती का फ़ायदा कंज्यूमर्स को दिया जा सकता है या फिर ये वन टाइम बेनिफिट है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल में कटौती करने का जो विशेषाधिकार है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का है, लिहाजा वो उम्मीद करते हैं कि कीमतों में और कटौती होगी, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो भी कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो डिसीजन लेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि डीजल के ऊपर ज़रूर अंडर रिकवरी का सामना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बेनिफिट दिया गया है तो ये काफ़ी हिम्मत भरा फैसला है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसके लिए बधाई देने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पिछले 3 क्वार्टर्स में काफ़ी मुनाफा हुआ है, करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और उम्मीद कर रहे हैं कि चौथे क्वार्टर में भी उनको बेनिफिट होगा। लिहाजा कंज्यूमर्स को कीमतों में कटौती का बेनिफिट दिया गया है। उसी तरीके से हमने ये सवाल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से के लिए IOC चेयरमैन से पूछा और उनसे पूछा कि क्या कीमतों में और कटौती होगी। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्थितियाँ सामान्य रहती हैं, उसमें और वो और बेहतर होती हैं, क्रूड की कीमतों में नरमी आती है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में भी कटौती देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म नहीं किया कि कीमतों में और कटौती देखने को मिल सकती है। इलेक्शन सीजन है, उम्मीद तो कर ही सकते हैं,
लेकिन साथ ही साथ आईओसी चेयरमैन ने यह भी कहा कि 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और उनका जो बॉटम लाइन है वो इंटैक्ट है और उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होने जा रहा है। लिहाजा स्थितियाँ ये है कि ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कटौती का फायदा कंज्यूमर्स को दिया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में स्थितियां समान रहनी चाहिए, ये राइडर है। और साथ ही साथ रेड सी में जो क्राइसिस की स्थिति है उसकी वजह से फ्रेट चार्जेज बढ़े हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। बहरहाल स्थिति ये है कि आने वाले दिनों में इस बात की संभावना बनी हुई है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कटौती का फायदा कंज्यूमर्स को दिया जाए। चलिए बढ़ते आगे। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पॉलिसी का ऐलान किया है। क्या है इस पॉलिसी की खास बातें, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर बताएं, काफी तैयारी है, काफी एग्रेसिव प्लान सामने आ रहा है, पूरी डिटेल्स क्या है? सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है, नोटिफाई कर दिया है। नई नीति के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पे प्रमोट किया जाए, ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में हैं, चाहे टेस्ला या और जो अन्य प्लेयर्स हैं, वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर पाएँ। यही वजह है कि जो नीति है उसमें इस बात के लिए कहा गया है कि आप भारत में आए, निवेश करें, बदले में आपको कई इंसेंटिव या राहत दी जाएंगी। जैसे कि अगर आप भारत में गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, एक लिमिटेड नंबर ऑफ कार अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको लोअर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। जो नीति है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो मिनिमम निवेश करना होगा प्लेयर को वो 4,150 करोड़ रुपए का होगा। हालांकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया होने के बाद 3 साल के भीतर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा और प्रोडक्शन स्टार्ट होने के 3 साल के भीतर आपको 25% का लोकलाइजेशन लेवल अचीव करना होगा और 5 साल के भीतर 50% लोकलाइजेशन आपको अचीव करना होगा। बदले में सरकार ने ये छूट दी है कि आप 5 सालों तक के लिए एक लिमिटेड नंबर जो कार की है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पर आपको लोअर कस्टम ड्यूटी देनी होगी, मात्र 15% की। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि 3 से 5 सालों में भारत में एक मार्केट तैयार हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के होने से क्या होगा कि उनकी गाड़ी सस्ते यानी कि कंपिटिटिवली वो कम दाम में यहाँ पर बना पाएंगे और इससे यहाँ लोकल वेंडर्स को भी ज़बरदस्त तरीके से फायदा होगा। तो सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए कोशिश यही है कि जो ईवी स्पेस में दिग्गज प्लेयर हैं टेस्ला जैसे, वो भारत में आए और निवेश करें और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। जाहिर तौर पे जो भारत में लोकल वेंडर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर उनका बिजनेस बढ़ता हुआ, दायरा बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। आरबीआई की डेडलाइन खत्म होने के बाद कल से पेटीएम पेमेंट बैंक्स की कई सर्विस बंद हो जाएंगी। पेटीएम पर कहां असर होगा, कहां नहीं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देखिए 15 मार्च की जो डेडलाइन थी रिजर्व बैंक की, तो उस डेडलाइन के बाद जो पेटीएम से जुड़े हुए कई सारे बदलाव होंगे, कई सारी चीज़ें चालू रहेगी, कई सारी चीज़ें जो बंद हो जाएगी। तो क्या चालू रहेगा, तो रिजर्व बैंक के 15 मार्च की डेडलाइन और बंदिशों के बाद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन ओसीएल को लाइसेंस दिया है, मंजूरी दी है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर की। तो इसके बाद अब जो पेटीएम ऐप है यानी जो यूपीआई पेमेंट होते थे वो जारी रहेंगे। यूपीआई पेमेंट पे कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उस यूपीआई पेमेंट से जो आप बिल भुगतान करते थे, गैस का बिल या फिर बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, वो सब जारी रहेगा। जो क्यूआर कोड स्कैन होता था वो भी जारी रहेगा। साउंड बॉक्स थे वो जारी रहेंगे। ये तमाम चीजें जहां यूपीआई से लिंक थी वो जारी रहेगी 15 मार्च के बाद भी। लेकिन जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक का इन्वॉल्वमेंट था वो 15 मार्च के बाद अब आगे नहीं हो पाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट डीबीटी के जरिए सब्सिडी आती थी या किसी को पेमेंट बैंक के अंदर पैसा आता था, पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर पाते थे, तो ये सारी चीजें जो जहां पर भी पेमेंट बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ कोई ऑटो डेबिट आपका था, तो वो सब पे असर आएगा। हालांकि आरबीआई ने ये साफ साफ कहा है कि 15 मार्च के बाद आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी पैसा बचा हुआ रहेगा उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी जो फास्टैग के अंदर अगर पैसा है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
और जहां ऑटो डेबिट है वो भी जारी रह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और जो एनपीसीआई ने कल ऐलान किया है कि जो पेटीएम के यूपीआई हैंडल थे @पेटीएम वो सभी रीडायरेक्ट हो जाएंगे यस बैंक के साथ। और इसके साथ साथ 4 जो है सर्विस प्रोवाइडर बैंक है वो भी पेटीएम के ऐप के साथ जुड़ेंगे, जिसमें 4 बैंक होंगे, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी सेवाएं जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे पेटीएम के साथ जुड़ी रहेगी। तो पूरा जो डिस्ट्रप्शन है वो ग्राहकों के लिए इतना नहीं आएगा। जो सेवाएं यूपीआई से जुड़ी हुई थी वो सारी सेवाएं जारी रहेगी। जो चुनिंदा रोक जो है पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई वो कल से लागू हो जाएगी। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।